लिसन क्लोजली। हिस्ट्री में कोई भी चीज वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करती। सिविलाइजेशन एक दिन में खड़ी नहीं होती। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और ओरिजिन्स को समझेंगे, लेकिन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले स्क्रीन पर देखो, ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन। हड़प्पन कल्चर को हम 3 फेजेस में देखते हैं। पहला है अर्ली हड़प्पन फेज। ये वो टाइम है जब लोग नोमैडिक लाइफ छोड़कर सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे थे। विलेजेस बन रहे थे, लेकिन सिटीज अभी डेवलप नहीं हुई थी। इस फेज को हम रीजनल कल्चर्स कहते हैं, क्योंकि हर रीजन की अपनी डिस्टिंक्ट पॉटरी और स्टाइल थी। एग्जाम्पल के लिए अमरी और कोट दीजी साइट्स को देखो। यहाँ हमें फोर्टिफिकेशन के एविडेंस मिलते हैं। अब सोचो जरा, फोर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? इसका मतलब है कि सोसाइटीज में वेल्थ अक्यूमुलेट हो रही थी और कॉन्फ्लिक्ट्स का डर था। लोग अब अपनी सेटलमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। टाउन प्लानिंग की शुरुआत यहाँ इंसिपिएंट स्टेज में थी, मतलब बस शुरू ही हुई थी। दूसरा एग्जाम्पल देखो कालीबंगान का। यहाँ हमें प्लाउड फील्ड्स मिले हैं जो मैच्योर फेस के स्ट्रक्चर्स की नीचे दबाए हुए थे। इसका मतलब समझ आया? मैच्योर हड़प्पन शहर बनने से पहले ही वहाँ एक डेवलप्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी एग्जिस्ट करती थी। ये कंटिन्यूटी दिखाता है। एवोल्यूशन लीनियर था, विलेज से टाउन और टाउन से सिटी। अब मैप पर फोकस करो। इस सिविलाइजेशन का स्प्रेड देखो, इट इज मैसिव। अप्रॉक्स 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर आज के टर्म्स में कंपेयर करें तो ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशंस को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। इसका एक्सटेंट चारों दिशाओं में फैला हुआ था। नॉर्थ में मंडा जम्मू से लेकर साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र तक। वेस्ट में सुतकागेन डोर जो मकरान कोस्ट पर है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास से लेकर ईस्ट में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। जब हम 1600 किलोमीटर्स का ईस्ट वेस्ट स्प्रेड देखते हैं तो ये बस जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये कल्चरल इंटीग्रेशन का जोन है। इतने बड़े एरिया में लोगों का रहने का तरीका, उनके टूल्स, उनकी पॉटरी और उनकी प्लानिंग ऑलमोस्ट सेम थी। ये इंटीग्रेशन ही अर्ली हड़प्पन को मैच्योर हड़प्पन में बदलता है। टाइमलाइन को देखो। फेज 1 3300 से 2600 बीसीई फॉर्मेटिव था। फेज 2 2600 से 1900 बीसीई में शहर बने, अर्बनिज्म। और फेज 3 1900 से 1300 बीसीई में ये सिस्टम फ्रैगमेंटेशन की तरफ चला गया। अब हम इस सिविलाइजेशन के सबसे इम्प्रेसिव एस्पेक्ट पर आते हैं, टाउन प्लानिंग और इंजीनियरिंग। ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी जहां शहर ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं हुए, बल्कि उन्हें पहले प्लान किया गया और फिर बनाया गया। सबसे पहले ग्रिडायन पैटर्न को समझो। आज के मॉडर्न सिटीज में भी हम ग्रिड्स देखते हैं, जैसे चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क। हड़प्पन्स ने 4500 साल पहले ये कर दिखाया था। स्ट्रीट्स 90 डिग्रीज पर इंटरसेक्ट करती थीं। इसका इम्प्लिसिट अजम्पशन क्या है, सोचो जरा। ऐसा पैटर्न तभी बन सकता है जब कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी या म्यूनिसिपैलिटी हो जो इंक्रोचमेंट्स को रोके और स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट करें। बिना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सड़क पर घर बना लेते हैं, लेकिन यहाँ डिसिप्लिन था। शहर मोस्टली 2 हिस्सों में डिवाइडेड थे, बाइपार्टाइट डिवीजन। वेस्ट में एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर सिटाडेल होता था। ये एरिया ऊंचा था और यहाँ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या रिचुअल स्ट्रक्चर्स होते थे। शायद यहाँ रूलिंग क्लास या प्रीस्ट रहते होंगे। ईस्ट में लोअर टाउन था जहाँ कॉमन लोग रहते थे। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, धोलावीरा। धोलावीरा में 2 नहीं 3 हिस्से थे, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ये दिखाता है कि हालांकि ब्रॉड प्लानिंग सेम थी, लेकिन रीजनल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती थीं। कंस्ट्रक्शन में इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल का यूज देखो। इसमें ब्रिक्स को ऑल्टरनेट हेडर्स और स्ट्रेचर्स, यानी लंबी और छोटी साइड में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे वॉल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और वो अर्थक्वेक या फ्लड के प्रेशर को बेटर हैंडल कर सकती है। और नोट करो, ये बर्न्ट ब्रिक्स यूज करते थे, जबकि कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया में सन-ड्राइड यानी कच्ची ब्रिक्स यूज होती थीं। बर्न्ट ब्रिक्स पानी में घुलती नहीं है, जो इंडस वैली जैसे फ्लड प्रोन एरिया के लिए जरूरी था। ड्रेनेज सिस्टम तो एब्सोल्यूट मास्टरपीस था। हर घर से छोटी नाली गली की बड़ी ड्रेन से मिलती थी। ड्रेन्स कवर्ड होते थे, हाइजीन फोकस। उनमें रेगुलर इंटरवल्स पर मैन होल्स और सोकेज जार्स होते थे, ताकि सॉलिड वेस्ट वहीं रुक जाए और सिर्फ पानी आगे बहे। ये सेस्पिट मैकेनिज्म आज के सेप्टिक टैंक्स का पूर्वज है। इस लेवल की सैनिटेशन प्लानिंग यूरोप में 19वीं सेंचुरी तक भी नहीं आई थी। ये प्रूफ है कि हड़प्पन्स के लिए हाइजीन और हेल्थ टॉप प्रायोरिटी थी।
अब हम बात करेंगे मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर की। किसी भी सिविलाइजेशन की ताकत उसके पब्लिक स्ट्रक्चर से दिखती है। हड़प्पा में पैलेसेस या टेम्पल्स नहीं मिले, पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग था। सबसे पहले मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ देखो। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं था, इसका कॉन्टेक्स्ट रिचुअल है। स्कॉलर्स मानते हैं कि ये रिचुअल प्योरिटी या किसी पब्लिक सेरेमनी के लिए यूज होता था। इसकी इंजीनियरिंग कमाल की है। फ्लोर और वॉल्स को वाटरप्रूफ करने के लिए बिटुमेन यानी एक तरह का एस्फॉल्ट या कोल टार की लेयर लगाई गई थी। सोचो, उन्हें पता था कि वाटर सीपेज कैसे रोकना है। नॉर्थ और साउथ से स्टेप्स उतरते थे और बगल के रूम्स शायद कपड़े बदलने के लिए थे। पानी एक एडजेसेंट वेल से आता था। ये स्ट्रक्चर कम्युनिटी बॉन्डिंग और रिलीजियस बिलीव्स का सेंटर था। नेक्स्ट, स्टेट ग्रैनरीज। हड़प्पा और मोहेंजोदारो दोनों जगह मैसिव ग्रैनरीज मिली हैं। हड़प्पा में 2 रोज ऑफ 6 ग्रैनरीज थीं। इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिवर बेड के पास थीं। क्यों? ताकि अनाज यानी ग्रेन्स को बोट्स के जरिए आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ग्रैनरीज में एयर डक्ट्स होते थे वेंटिलेशन के लिए, ताकि अनाज सड़े नहीं। इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है। ग्रैनरीज का होना ये बताता है कि स्टेट किसानों से टैक्स के रूप में सरप्लस अनाज कलेक्ट करता था और उसे स्टोर करता था। क्राइसिस या फैमिन के टाइम ये रिजर्व काम आता था। ये एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का प्रूफ है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। गुजरात के लोथल में एक आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड मिला है। इसमें स्लूज गेट्स लगाए गए थे। ये बहुत एडवांस साइंस है। उन्हें टाइडल वेव्स का नॉलेज था। हाई टाइड में शिप्स अंदर आती थीं और लो टाइड में पानी को लॉक करके शिप्स को फ्लोट रखा जाता था। वैसे ही धोलावीरा में जायंट वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं। कच्छ का एरिया ड्राई है, इसलिए वहां हर बूंद बारिश के पानी को रॉक कट रिजर्वॉयर्स में स्टोर किया जाता था। ये दिखाता है कि हड़प्पन्स अपनी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कितने अच्छे से समझते थे और उस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे। अब जरा शहर के शोर शराबे से हटकर एक आम हड़प्पन के घर के अंदर चलते हैं। स्लाइड पर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखो। यहाँ हमें उनकी पर्सनल लाइफ और वैल्यूज का पता चलता है। सबसे पहली चीज जो नोटिस करोगे वो है प्राइवेसी। हड़प्पन्स अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। घरों के मेन एंट्रेंस कभी भी मेन सड़क यानी मेन स्ट्रीट पर नहीं खुलते थे, बल्कि पतली गलियों यानी साइड लेन्स में खुलते थे। ग्राउंड फ्लोर पर सड़क की तरफ कोई खिड़की यानी विंडो नहीं होती थी। मतलब राह चलता कोई भी इंसान घर के अंदर झांक नहीं सकता था। घर का लेआउट कोर्टयार्ड सेंट्रिक था। बीच में एक खुला आंगन यानी कोर्टयार्ड होता था और चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। ये डिजाइन क्लाइमेटिक रीजन से था। कोर्टयार्ड लाइट और हवा का सोर्स था और गर्म वेदर में वेंटिलेशन प्रोवाइड करता था। किचन, स्लीपिंग क्वार्टर्स और लिविंग एरिया सब कोर्टयार्ड से कनेक्टेड थे। बहुत से घरों में अपने प्राइवेट वेल्स भी थे, जो दिखाता है कि वाटर इंडिपेंडेंस एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी थी। हर घर में बाथरूम होता था जिसका फ्लोर पेव्ड होता था और स्लोप मेंटेन किया जाता था ताकि पानी सीधा ड्रेन में जाए। लेकिन सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स। यहाँ देखो, ब्रिक यूनिफॉर्मिटी। पूरे सिविलाइजेशन में, चाहे आप हड़प्पा यानी पंजाब में हो, मोहेंजोदारो यानी सिंध में या लोथल यानी गुजरात में हो, ब्रिक्स का रेशियो हमेशा 1:2:4 यानी थिकनेस इज टू विड्थ इज टू लेंथ होता था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। 1000 माइल्स के एरिया में एक जैसा ब्रिक साइज मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, जब तक कोई स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एनफोर्स न की गई हो। ये 1:2:4 का रेशियो परफेक्ट बॉन्डिंग के लिए इंजीनियरिंग मार्वल था। इससे दीवार की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। फ्लोरिंग के लिए बीटन अर्थ यानी कुटी हुई मिट्टी या ब्रिक्स यूज होती थी। कई घरों में सीढ़ियां मिली हैं, जो प्रूफ है कि घर डबल स्टोरी यानी 2 मंजिला भी होते थे। ये टेक्नोलॉजिकल होमोजेनिटी ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को यूनिक बनाती है। अलग अलग रीजन्स, अलग अलग रिसोर्सेज, पर टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड्स बिल्कुल सेम। ये एक बहुत डिसिप्लिन्ड सोसाइटी का संकेत है। कोई भी सिविलाइजेशन तब तक शहरी अर्बन नहीं बन सकती जब तक उसका पेट ना भरा हो। एग्रेरियन बेस ही वो फाउंडेशन है जिस पर हड़प्पन शहर खड़े थे। शहरों में क्राफ्ट्सपर्सन्स, ट्रेडर्स और रूलर्स रहते थे जो खेती नहीं करते थे। तो उनके लिए खाना कहाँ से आता था? गांव से। इसलिए सरप्लस प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ। टेक्नोलॉजी देखो,
उन्होंने खेती को एडवांस्ड बना दिया था। हमें बनावली हरियाणा से टेराकोटा प्लाव का मॉडल मिला है। इसका मतलब वो लकड़ी का हल यूज करते थे जमीन को सॉफ्ट करने के लिए। कालीबांगन में हमें फरो मार्क्स यानी खेत में हल के निशान मिले हैं, और ये निशान 90 डिग्रीज पर कट करते हैं। इसका मतलब समझ आया? ये डबल क्रॉपिंग का एविडेंस है। वो एक ही खेत में एक ही सीजन में दो अलग-अलग क्रॉप्स उगाते थे, जैसे मस्टर्ड, सरसों और ग्राम चना। ये रिस्क मैनेजमेंट था। अगर एक क्रॉप फेल हुई तो दूसरी बचा लेगी। इरिगेशन के लिए वो सिर्फ बारिश पर डिपेंड नहीं थे। अफगानिस्तान के शोरतु घाई में कैनल इरिगेशन के ट्रेसेस मिले हैं। बलूचिस्तान में वो गबरबंज यानी पत्थर के बांध बनाते थे ताकि सीजनल नालों का पानी रोका जा सके। धौलावीरा में रेजर्वॉयर्स हम देख ही चुके हैं। क्रॉप्स की डाइवर्सिटी देखो। मेन स्टेपल्स व्हीट और बार्ली थे। ये उनका ब्रेड बास्केट था। राइस के एविडेंस बहुत कम है। लोथल या रंगपुर में राइस हस्क मिला है, मतलब चावल प्राइमरी फूड नहीं था। लेकिन सबसे रेवोल्यूशनरी क्रॉप थी कॉटन। वार्मली ग्रीक्स ने सिंधु घाटी के लोगों को सिंडोन कहा क्योंकि वो कॉटन प्रोड्यूस करते थे। हड़प्पन्स दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन की खेती की। कॉटन सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये एक इंडस्ट्रियल क्रॉप था जिससे ट्रेड होता था। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर देखो मैप पर। विलेजेस से सरप्लस एक्सट्रैक्शन होता था और वो बड़े शहरों की ग्रेनरीज में, हड़प्पा और मोहनजोदारो में स्टोर किया जाता था। ये सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम ही सिविलाइजेशन की लाइफलाइन थी। बिना इस सरप्लस मैनेजमेंट के इतने बड़े शहर सरवाइव नहीं कर सकते थे। अब हम इकोनॉमी के अगले लेवल पर चलते हैं, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। जब खेती से पेट भर गया तब लोगों ने दूसरे स्किल्स डेवलप किए। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ शहर ऐसे थे जो सिर्फ फैक्ट्री का काम करते थे। एग्जाम्पल के लिए चान्हूदारो को देखो। ये शहर पूरी तरह क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड था। यहाँ बीड मेकिंग, शेल कटिंग और सील मेकिंग बड़े स्केल पर होता था। बीड्स मनके बनाने के लिए कार्नेलियन, जो रेड कलर का स्टोन होता है, स्टीएटाइट और एगेक यूज होता था। इसका प्रोसेस देखो स्लाइड पर। रॉ स्टोन को हीट किया जाता था रेड कलर लाने के लिए, फिर चिप करके शेप दी जाती थी और फाइनली स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स से छेद या ड्रिल किया जाता था। ये ड्रिल्स इतनी फाइन थी कि आज की मशीन्स को भी टक्कर दें। कोस्टल साइट्स जैसे बालाकोट और नागेश्वर स्पेशलाइज थे शेल वर्किंग में। समुंदर पास था तो वहां से सीपियां लाकर बैंगल्स, चूड़ियां और लैडल्स, चम्मच बनाए जाते थे और फिर पूरे सिविलाइजेशन में सप्लाई किए जाते थे। मेटलर्जी, धातु विज्ञान में उन्होंने ब्रॉन्ज बनाना सीख लिया था। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जो कॉपर और टिन या आर्सेनिक को मिक्स करके बनता है। इसके लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक सिरे पर ड्यू यूज होती थी। ये टेक्निक क्या है? पहले वैक्स मोम का मॉडल बनाते, उस पर मिट्टी का लेप लगाते, फिर गर्म करते तो वैक्स पिघलकर निकल जाता और मिट्टी का खोखला मोल्ड बचता। उसमें पिघला हुआ ब्रॉन्ज डाल देते। डांसिंग गर्ल का स्टैचू इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि उन्हें केमिस्ट्री और टेम्परेचर कंट्रोल की डीप नॉलेज थी। फाइनली सील्स, ये स्टीएटाइट स्टोन से बनती थीं। इन पर जानवर, यूनिकॉर्न, बुल, राइनो और एक स्क्रिप्ट होती थी। स्क्रिप्ट आज तक अनडिसाइफर्ड है, पढ़ी नहीं गई, और ये बाउस्ट्रोफिडॉन स्टाइल में लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट। फेमस पशुपति सील को देखो, एक योगिक फिगर जिसके आसपास जानवर हैं। इसे प्रोटो शिवा कहा जाता है। लेकिन याद रखो, इन सील्स का प्राइमरी यूज आर्ट नहीं था, बल्कि कमर्शियल आइडेंटिटी था। जैसे आज हम गुड्स पर स्टैंप लगाते हैं ओनरशिप दिखाने के लिए, वैसे ही ट्रेडर्स गीली मिट्टी पर सील लगाते थे ताकि उनके गुड्स की पैकिंग सिक्योर रहे। ट्रेड तब तक नहीं हो सकता जब तक स्टैंडर्डाइजेशन ना हो। अगर मैं आपसे 1 किलो अनाज खरीदूं तो मेरा 1 किलो और आपका 1 किलो बराबर होना चाहिए। हड़प्पन्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक सोफिस्टिकेटेड वेट्स एंड मेजर सिस्टम से। स्लाइड पर वेट्स देखो। ये वेट्स चर्च स्टोन के बनाए जाते थे। इनकी शेप क्यूबिकल होती थी और इन पर कोई मार्किंग नहीं होती थी। इनका सिस्टम बहुत यूनिक था। छोटे वेट्स बाइनरी सिस्टम फॉलो करते थे, 1, 2, 4, 8, 16, 32 एटसेट्रा। जैसे 16th यूनिट का वेट अप्रॉक्स 13.6 ग्राम्स था। ये ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स तौलने के काम आते थे। बड़े वेट्स डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे, 100, 200, 500 एटसेट्रा, जो भारी चीज़ों के लिए यूज होते थे। सोचो जरा, इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सिस्टम पूरे रीजन में लागू करना कितना मुश्किल रहा होगा।
स्केल्स यानी तराजू भी मिले हैं। मोहिंजोदारो में शेल स्केल और लोथल में आइवरी स्केल मिला है। इन पर बहुत फाइन डिविजन्स हैं जो दिखाता है कि वो बहुत छोटी मेजरमेंट्स भी एक्यूरेसी से ले सकते थे। अब देखते हैं इंटरनल ट्रेड नेटवर्क। हड़प्पा के पास सब कुछ अवेलेबल नहीं था। रॉ मटेरियल्स के लिए उन्होंने एक मैसिव नेटवर्क बनाया था। मैप को देखो, लैपिस लाजुली यानी नीला पत्थर उन्हें अफगानिस्तान के शोर्त घुई से मिलता था। कॉपर वो राजस्थान की खेतरी माइंस और बलूचिस्तान से मंगाते थे। गोल्ड सुदूर दक्षिण यानी साउथ में कर्नाटका की कोलार माइंस से आता था। इमेजिन करो, उस जमाने में बिना ट्रक्स और ट्रेन्स के गोल्ड कर्नाटका से इंडस वैली तक ट्रैवल करता था। ट्रांसपोर्ट के लिए वो बुलक कार्ट्स यूज करते थे। हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं और रिवर रूट्स पर बोट्स यूज होती थीं। सील्स पर बोट्स की इमेजेस मिली हैं। ये इंट्रा रीजनल रिसोर्स फ्लो बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक कॉमन इकोनॉमिक जोन थी। अलग अलग रीजन्स इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट थे। खेतरी के माइनर्स कॉपर निकालते थे ताकि हड़प्पा के आर्टिसंस ब्रॉन्ज बना सकें। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एंशिएंट एग्जाम्पल है। फाइनली हम बात करेंगे हड़प्पा के इंटरनेशनल रिलेशंस की। ये सिविलाइजेशन आइसोलेटेड नहीं थी, ये अपने टाइम की ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा थी। इस कनेक्शन को हम मेलुहा कनेक्शन कहते हैं। मेसोपोटामिया यानी मॉडर्न डे इराक के टेक्स्ट्स में हमें सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। किंग सार्गन ऑफ अक्कड़ यानी 2350 बीसीई के इंस्क्रिप्शंस में लिखा है कि उनके पोर्ट्स पर 3 जगह से शिप्स आते थे: दिलमुन, मकान और मेलुहा। स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किया है दिलमुन है बहरेन, मकान है ओमान कोस्ट और मेलुहा है इंडस रीजन यानी हड़प्पा। ये टेक्सचुअल प्रूफ है कि हड़प्पन लोग लॉन्ग डिस्टेंस सी ट्रेड करते थे। ट्रेड क्या होता था? हड़प्पा से एक्सपोर्ट्स जाते थे। कार्नेलियन बीड्स जो मेसोपोटामिया के रॉयल्स को बहुत पसंद थे, लैपिस लाजुली, आइवरी, शेल आइटम्स, टिम्बर और हज्जा बर्ड जो शायद पीकॉक यानी मोर था। बदले में इंपोर्ट्स के आते थे: सिल्वर, वूल और कपड़े। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में मेलुहा को लैंड ऑफ सीफेरर्स कहा गया है। दिलमुन यानी बहरेन एक ट्रेड एंट्रपो या मिडिलमैन का काम करता था। यहां हमें सर्कुलर पर्शियन गल्फ सील्स मिली हैं जिन पर इंडस मोटिव्स जैसे बुल या यूनिकॉर्न बने हैं। वैसे ही मेसोपोटामिया के शहरों यानी उर, किश में इंडस सील्स मिली हैं। लोथल में एक पर्शियन गल्फ सील मिली है। ये अकल्चरेशन दिखाता है, लोग एक दूसरे के कल्चर और आर्टिफैक्ट से वाकिफ थे। एक इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट देखो स्लाइड पर, इंडस सिलेंडर सील। वैसे तो इंडस सील्स स्क्वायर होती थीं, लेकिन मेसोपोटामिया में सिलेंडर सील्स चलती थीं। वहां के मार्केट्स के लिए हड़प्पन ट्रेडर्स ने अपनी सील्स को सिलिंड्रिकल शेप में बनाया, पर उस पर मोटिफ अपना हम्प्ड बुल रखा। ये मार्केट अडेप्टेशन है। तो समरी ये है, हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने मैच्योर फेज में एक ग्लोबल पावर हाउस थी। उनका नेटवर्क लोकल गांव से शुरू होकर रीजनल माइंस तक और वहां से समुंदर पार करके मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। उनकी प्रॉस्पेरिटी इसी एक्सटेंसिव ट्रेड और प्रोडक्शन पर टिकी थी। यही वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसने उन्हें ब्रॉन्ज एज की सबसे सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन बनाया। समझ आया? गुड। यहां हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओवरव्यू कंप्लीट होता है।